तो दोस्त क्या आप जानते हो कि जब भी आप ना मार्केट में किसी सेल को लेने जाते हो तो आपने देखा होगा सेल पर लिखा होता है 10 वोल्ट, यानी कि वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी न सेल वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देता ही नहीं है। यानी कि जो आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो सेल पर लिखा हुआ है, जो कि शॉपकीपर ने भी बोला कि हाँ भाई 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, वो आपको मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका तब है उस सेल का जब आप इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना करें, कोई भी करंट ना निकले। यानी अभी जब फ्रेश है सेल तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 10 वोल्ट है। यानी जब आप यूज करोगे तो इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कम होगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम आज की वीडियो में ना यही सब डिस्कस करेंगे कि भाई रिलेशन क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी वजह से ये पोटेंशियल कम मिल रहा है, यानी प्रॉमिस कर रहे हैं 10 वोल्ट का बट 10 वोल्ट मिल नहीं रहा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ, यानी कि वो ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रॉमिस है वो ईएमएफ है। तो वो जो एक्चुअल में लिखा है ना सेल पर, वो ईएमएफ लिखा हुआ है। तो क्या रिलेशन है उस ईएमएफ में एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल होता है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 से एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारे वर्ड आपको पहले से पता होने चाहिए थोड़े थोड़े। उसके बाद देखेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको 12th क्लास का चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पूरी प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर है, तो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में देख सकते हो। चैप्टर 3 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 देखो, ठीक है? क्योंकि वहां मैंने डिस्कस किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जहां पर कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था ईएमएफ क्या होता है, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ही फर्क देखा था, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारी बातें हम लोग पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इन सब में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है ईएमएफ में, पोटेंशियल डिफरेंस में, या कभी कभी इसे बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो बात आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। समझ रहे हो ना? सबसे पहली बात तो यही आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of a cell when a current is being drawn from it is called is terminal potential difference। यानी कि जो मैंने अभी बोला था ना कि जो 10 वोल्ट का आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है सेल पर, वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, यानी कि उससे कम मिलेगा, वही आपका होगा टीपीडी। यानी जब आप उस सेल को यूज में लेकर आओगे तो जो सेल है जब अपना पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर लेगा ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा कब? जब उसमें से करंट निकलेगा, जब वो कनेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं टीपीडी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरे भाई? इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ई सिंबल बनता है ईएमएफ का, ठीक है? यानी कि ईएमएफ और वी यानी कि वोल्टेज, इसमें क्या रिलेशन है, ये वाली बात आज की हम वीडियो में शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये एक मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें मैंने माना कि इसका ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, मैं इसे ई पढ़ूंगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, आप ई भी लिख सकते हो, बहुत सी बुकें सिर्फ ई भी लिख देती हैं, सिंबल ना बना के ई भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इसका ईएमएफ माना ई, यानी ईएमएफ ई है,
ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया, उसका रीजन ये है कि अब सेल के अंदर तो मैं इस रेजिस्टेंस को दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सेल तो इतना ही सही बनेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा साइड से दिखा दिया और ये बॉक्स बना दिया, यानी सेल का ही पार्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी आपने तो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है, आपने अपने सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है आर, पर एक रेजिस्टेंस सेल के अंदर खुद ही है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो उसे रेजिस्ट करेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, तो ये रेजिस्टेंस पहले से ही है, ठीक है। डॉट 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 करके मैंने अंदर कर दिया। अभी इसका जो ईएमएफ है वो ई है, ये सेल हो गया पूरा, ए टू बी करंट जा रहा है मेरा, ए से निकल रहा है, बी में एंटर हो रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, अगर नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पहुंच गए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो फिर नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बोला गया भाई कि कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, वही अभी हमने बनाया कि भाई एक सेल को कंसीडर किया जिसका ईएमएफ ई है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसको कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया गया है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है भाई। सपोज अ कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू दिस सर्किट, यानी सपोज करो उस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है। मैं डायग्राम को यहां भी बना देता हूं, ये मेरा सेल है, ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया इस तरीके से, और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आई करंट ड्रॉ हो रहा है। कितना करंट निकल रहा है मेरे भाई, आई करंट, बिल्कुल क्लियर है। इसका ईएमएफ मैंने दे दिया ई, कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बोला भाई डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मीनिंग होता है जो आपका वर्क होगा, जो आपका वर्क होगा, ईएमएफ होगा वर्क डन बाय अ सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जो वर्क किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से मूव कराने में, अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी जो सर्किट है वो आपका क्लोज होना चाहिए, यानी कि एक ही बार आप जा सकते हो, एक बार, उसके बाद तो फिर रिपीट हो जाएगी, वो चीज रिपीट हो जाएगी तो पोटेंशियल कुछ ना ड्रॉप हो जाएगा, यानी पहली बार में जो जाएगा वो उसको ईएमएफ ई मिल सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ अंदर करंट होगा फिर उसे इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, पोटेंशियल उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि टोटल ईएमएफ कितना होगा, ध्यान से समझना, टोटल ईएमएफ कितना होगा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक तो वर्क करना पड़ेगा, यहां से करता हूं ए और बी, ये मैंने नाम दे दिए, पॉजिटिव वाले को ए, उधर वाले को बी। जो आपने वर्क किया यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यानी करंट निकला ए से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से होता हुआ बी पॉइंट में एंटर कर गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया। यानी इसने कुछ वर्क किया, अभी ईएमएफ की बात खत्म नहीं, अभी और आगे प्लस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बात आती है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी यहां से यहां तक तो आ ही जाओगे, यहां तक तो आ ही जाओगे। अगर इसे मैं डॉटेड लाइन से क्लोज कर दूं, इस तरीके से क्लोज कर दूं, तो मेरे भाई यहां तक तो आप आ ही जाओगे ए टू बी, पर बी टू ए भी तो आना है, आई करंट को अंदर से भी तो आना है, तभी तो वापस से फिर निकलेगा, हाँ कि ना। अब अंदर जब आएगा तो अब उसे एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है स्मॉल आर, तो ईएमएफ इक्वल होगा दोनों वर्क डन के। कौन कौन से दोनों वर्क डन, एक तो वर्क किया ए टू बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और दूसरा जो वर्क करेगा बी टू ए इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्लियर है मेरे भाई, तो वही तो लिखा है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी कि जो टोटल ईएमएफ हो वो क्या हो जाएगा, दोनों वर्क डन का सम। तो दोनों वर्क डन का सम क्या होगा, E इक्वल टू वी प्लस वी डैश। मैंने V किसको माना, V माना जो मेरा पोटेंशियल यहां पर है, जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और V डैश मैंने माना जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में है। यानी टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल या ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम ईएमएफ या कह लो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ है, तो ईएमएफ आपका कितना होगा, V प्लस वी डैश। बात क्लियर है कि नहीं। अब हमारा काम होगा इस V को निकालना और इस V डैश को निकालना, यानी इन दोनों का सम ही ईएमएफ के बराबर है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं।
नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हम वी और वी डैश को निकालेंगे। तो वी और वी डैश कैसे निकलेगा, हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो V होता है वो इक्वल होता है आई आर के। तो एक तो हो गया V कस टू आई आर। ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की। यहां पर मैंने माना था V, और जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, यहां मैंने माना था मेरे भाई V डैश। क्लियर है। तो दोनों का V जब निकालूंगा तो यहाँ पे I करंट जा रहा है, यहाँ पे I करंट जा रहा है, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ भी I करंट एंटर हो रहा है तो V डैश इक्वल टू आई आर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि वहां पर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है R, यहाँ रेजिस्टेंस इंटरनल है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया, V डैश इक्वल टू आई स्मॉल r हो गया, क्योंकि I करंट एंटर कर रहा है और स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है मेरे भाई। तो V और V डैश पता चला, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा EMF है, जो मेरा EMF है, जिसे कि मैंने क्या कहा था कि EMF इक्वल टू V प्लस V डैश बोला था, तो EMF इक्वल टू V प्लस V डैश। V की वैल्यू आई आर और V डैश की वैल्यू आई स्मॉल r, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे यहां से EMF पता चल गया अपना। I को कॉमन ले लिया, करंट को कॉमन लिया, तो R प्लस R, ये एक इक्वेशन बन गई। यानी कि मुझे पता चल गया टोटल EMF, टोटल EMF कितना है, वो इतना है। लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें क्या जानना है, हमें तो जानना है EMF, पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें रिलेशन। अभी तो EMF आया, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे और बढ़ेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि टोटल EMF कैसे इक्वल आ गया, करंट मल्टीप्लाई बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। यहां से पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। एक और कंक्लूजन निकल आया, क्योंकि R प्लस R, R प्लस R। ठीक है, आगे बात करेंगे। हेंस द करंट इन द सर्किट इज, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ का पोटेंशियल पता है और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो इस करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर। एक बात बताओ, R प्लस R, अगर मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे E के पास लाऊं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई में I के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड R प्लस R इक्वल्स टू I। तो ये मेरा हो गया करंट इन द सर्किट, यानी इस सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल बात क्लियर है। I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। Thus to determine the current in the circuit, the internal resistance R combined in series with the external resistance R। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकल आया, ये तो फॉर्मूला वैसे भी था, देखो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है कि नहीं होता, I इक्वल्स टू V अपॉन R। बस यहां से कंक्लूजन ये निकल आया कि टोटल EMF E है, तो जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो किसके इक्वल है, R प्लस R के। यानी जो ये रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, R प्लस R। ठीक है, तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। अभी हमने टोटल करंट निकाला है, क्या निकाला, टोटल करंट। अभी निकाला था टोटल पोटेंशियल और निकाल लिया टोटल करंट इन द सर्किट। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक नोट कर लिया, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया टोटल करंट कितना है, टोटल करंट सर्किट के अंदर। अब एक बात बताओ, अब इस सर्किट में जैसे ही करंट निकल आया I, अब इसका क्या हो जाएगा, जो EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था E, वो घट के क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो नॉर्मल जो घट के हो जाता है। तो अब बात करते हैं वो कितना हो जाएगा। तो पता चला कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल that send current I through the external resistance R is given by। यानी कि अब एक बात बताओ, अब तक हम कह रहे थे कि भाई ये एक सेल है, ठीक है, इसका EMF हमने बोला था E और इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिया था R। ठीक है, ये वाली बात तो हुई थी अभी तक हमारी। लेकिन अब जैसे इस वजह करंट निकल गया I, तो अब ये EMF क्या बन गया, V बन गया। भाई V बन गया ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अब, क्योंकि करंट निकल गया ना। EMF कब होता है, जब मैक्सिमम करंट हो। ठीक है, अब हमारा कितना होगा पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होगा हमारा IR। V इक्वल टू क्या होगा हमारा IR, यानी जितना करंट भेजा आपने टोटल करंट I, और जितना उसका रेजिस्टेंस है। अब तो कहानी यहाँ पे चलेगी, क्योंकि अब उसने तो अपना वाला पोटेंशियल ड्रॉप कर ही लिया इंटरनल रेजिस्टेंस ने। ठीक है, तो V इक्वल टू IR। अब कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, ये अभी भी आपने निकाल दिया था। I इक्वल टू क्या था, E अपॉन R प्लस R निकाला था, नहीं निकाला था। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें R का, तो मेरा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, IR। तो V इक्वल टू IR और I की वैल्यू पुट कर दी। I की वैल्यू पुट कितनी कर दी, E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई बाई R। क्लियर है, तो IR मतलब I की वैल्यू पुट की और R को एज इट इज मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला V इक्वल टू ER डिवाइडेड बाई R प्लस R। यानी हमें पता चल गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD कितना है। क्लियर है मेरे भाई। अब एक और तरीका होता है V निकालने का। एक तो हमने निकाल दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कि V इक्वल टू IR,
हमें आई पता था इन टर्म ऑफ ईएमएफ यानी ई अपॉन आर प्लस आर था, और हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पता था, तो हमने निकाल दिया टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक और तरीके से टीपीडी निकलता है, कैसे? टोटल ईएमएफ माइनस जितना ड्रॉप हुआ, तो V कष्ट क्या होता है? E माइनस वी डैश। समझ में आई बात नहीं आई? कि टोटल ईएमएफ जितना था उसमें से क्या कर दो, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा, यानी वी डैश, तो E माइनस वी डैश। और हम जानते हैं वी डैश कितना है, जो ये वी डैश है यानी कि जो ये वाला पोटेंशियल क्या है, तो V कष्ट करंट घुसा था I, स्मॉल रेजिस्टेंस R, तो यहां का वी डैश हो जाएगा IR। क्लियर है मेरे भाई? वी डैश कितना जाएगा? IR। तो क्या मैं कह सकता हूं E माइनस IR, तो मुझे V की एक और वैल्यू मिल गई E माइनस IR। कोई दिक्कत? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तो हम भी जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल टोटल वो है ईएमएफ माइनस जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा और आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कट के मिल जाएगा ईएमएफ में से। ठीक है, अगेन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट, यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? वी इक्वल्स टू क्या है मेरा? वी इक्वल्स टू है ई माइनस आई आर। वी इक्वल्स टू क्या है मेरा? ई माइनस आई आर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि ई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू निकालते हैं तो ई माइनस वी अपॉन आई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई माइनस वी अपॉन आई। क्लियर है? अब ये आर की वैल्यू निकल आई ई माइनस वी अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो वी कष्ट कितना था? आई आर था। वी कष्ट कितना था? आई आर। ई माइनस वी, तो टोटल पोटेंशियल ये जो वी डैश हमने निकाला था, वी डैश इक्वल टू क्या है? ये वी डैश इक्वल टू है हमारा ई माइनस आई आर, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है? क्लियर है ना भाई? जैसे ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हमारा यहाँ पे, वो कितना होगा? जितना करंट इसके अंदर से निकला और जितना इसका रेजिस्टेंस था आई आर, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया आर की वैल्यू, स्मॉल आर हो गया हमारा ई माइनस वी अपॉन आई। अब एक बात बताओ, इस वाले आई की जगह क्या लिख सकते हो तुम? जो करंट जा रहा है वी अपॉन आर, यानी जो उसका पोटेंशियल है, और जो वहां रेजिस्टेंस है, तो आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? वी अपॉन आर। तो ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ई माइनस वी अपॉन वी एच टी जाएगा आर मल्टीप्लाई में, तो ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? तो यानी आर इक्वल टू कितना हो गया, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आर इक्वल टू जो मेरा आ गया वो आ गया ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। यानी इसे मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा कि जो मेरा अभी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? स्मॉल आर इक्वल्स टू, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई में आर। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू आई, अब इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां तक तो सारी बात क्लियर है ना कि किस तरीके से क्या आ गया? ठीक है, तो आर इक्वल टू ई माइनस वी, और हमारा टॉपिक क्या था आप लोगों को याद हो तो? हमारा टॉपिक ये था कि हम लोगों को एक रिलेशन बताना था किस किस के बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, यही तो बताना था। तो चेक करो इस प्रॉब्लम तीनों आ गए नहीं आ गए? स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया ई आपका ईएमएफ, यानी रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों आ गए। तो आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर, यानी ये एक रिलेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बीच में। क्लियर मेरे भाई? इससे हमें आइडिया मिलता है कि अगर स्मॉल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा। अभी मैं डिस्कस कर लूंगा इस बात को। पहले क्लियर है यहां तक सारी बात कि हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मेरे भाई इस वीडियो के अंदर अभी अभी रिलेशन समझने की कोशिश की किस किस के बीच में। एक तो उसमें आना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, एक आना चाहिए ई यानी ईएमएफ, और एक आना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था मैंने V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब मुझे पता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर है मेरा। अब जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो तो मेरे हाथ में नहीं था, वो तो पहले निकाल के रखा था मैंने। आई कितना निकला था मेरा? E अपॉन आर प्लस आर। तो यहां से मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया था।
फिर मैंने बोला था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि जो टोटल ईएमएफ है उसमें से माइनस कर दो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका सेल के अंदर, ठीक है। तो हमें पता चला ई माइनस वी डैश, हमने वी डैश के लिए निकाली तो ई माइनस आई आर, तो हमें एक वी इक्वल टू मिला था ई आर अपॉन आर प्लस आर, एक वी मिला था ई माइनस आई आर। हमको पता था कि भाई अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी, तो मेरा जे कितना आता है यहाँ रफ करके दिखाई देता हूँ। जब मैंने आर की वैल्यू ये वाली निकाली थी, हाँ ध्यान से समझना, अब देखो मेरा वी इक्वल टू क्या था, मेरा वी इक्वल टू था ई माइनस आई आर, वी इक्वल टू क्या था मेरा ई माइनस आई आर, ये था कि नहीं था ई माइनस आई आर, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, एक काम करो आई आर को इधर पहुंचा दो तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई आर तो भाई इधर ही आ गया, तो v के इधर पहुंच गया, राइट में पहुंच गया ई माइनस वी, तो यहाँ से r इक्वल टू निकल आया ई माइनस वी अपॉन आई, आर इक्वल टू कितना निकला ई माइनस वी अपॉन आई, तो वही लिखा था हमने ई माइनस वी अपॉन आई। अब यहाँ क्या था जो आई था करंट, अब आई करंट एक तो तुम कहोगे मैंने पहले निकाला हुआ था ई अपॉन आर प्लस आर, पर एक और तरीका होता है आई करंट निकालने का, वो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो भी आप I निकाल सकते हो। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो I की वैल्यू अलग निकाली और यहाँ पे I की वैल्यू अलग लगाई, तो मेरे भाई एक्सप्रेशन अलग अलग निकाला, वहां मैंने I निकाला इन टर्म ऑफ E और मैंने यहाँ I निकाला इन टर्म ऑफ टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इक्वल टू कितना निकला V अपॉन आर, मैंने वैल्यू पुट की, जब कैलकुलेट किया तो E माइनस वी अपॉन वी, अब हम सब जानते हैं कि R उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर, तो E माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल आर था वो ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। और हम भी यही चाहते थे कि कैसे भी हमें एक रिलेशन मिल जाए जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आए, जिसके अंदर ईएमएफ आए, जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में, हमसे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कुछ। अब स्पेशल केसेस में देखेंगे क्या है स्पेशल, तो नंबर 1, व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट डेट आई इज 0। मान लो सेल भी ओपन सर्किट है, यानी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, यानी कि बिल्कुल बंद है स्विच, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट यानी आई 0, तो जो मेरा V है वो किसका हो जाएगा ईएमएफ के इक्वल, भाई V ओपन में कितना हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फिर। अब भाई जब करंट निकल ही नहीं रहा, जब सेल में से करंट आ ही नहीं रहा, जब सेल करंट दे ही नहीं रहा, तो सेल के रेजिस्टेंस कैसे ऑफर होंगे, तो सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा V होगा वही हमारा E होगा। बात क्लियर है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा उस ईएमएफ को इक्वल होगा, क्योंकि हमने करंट ही नहीं लिया, ठीक है। Thus the potential difference across the terminals of a cell is equal to its EMF when no current is being drawn from the cell। यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस के या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के इक्वल तभी हो सकता है जब उसमें से करंट ना लिया जाए। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी ना आपको कि भाई जब आप जाते हो शॉप के पास तो वो आपको प्रॉमिस करता है पर होता नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कहता है जब तक करंट नहीं निकालोगे तब तक यस का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, एक बार करंट निकल आया घट जाएगा, चाहे 9 वोल्ट हो जाए चाहे 8 वोल्ट हो जाए वो अलग बात है, पर घट जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, वो इसीलिए हो जाता है। आगे अ रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर कोई सेल है करंट दे रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रियल सेल हो, ठीक है। सो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम अ सेल वी हैव V लेस देन E। यानी जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे तो हमको हमेशा ईएमएफ से कम ही पोटेंशियल मिलेगा, या कह लो कम ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पक्की बात है बिल्कुल, क्योंकि करंट आया भाई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कब होता है जब भाई करंट ही मत लो, तो ईएमएफ तभी है जब करंट नहीं लिया जा रहा, तब उसे कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ओके, आगे 10 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ। यानी कि जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, हमेशा। कभी इक्वल हो सकता है बट ज्यादा कभी जीवन में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, नहीं होगा। हाँ कंडीशन लगा दो तो हो सकता है। अब ये मत कहना कि जब सेल को चार्ज करते हैं तब हो जाता है, फिर वो कंडीशन अलग हो गई। पर नॉर्मली जब हम सेल लेकर आ रहे हैं तब आपको ऐसा नहीं होगा कि प्रॉमिस करे 10 वोल्ट का 11 वोल्ट निकल आए, नहीं। क्लियर है मेरे भाई।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, हमारी क्लास 12 की चैप्टर 1 लगभग 25-26 वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, 1 बाय 1 सीक्वेंस में देखो, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। चैप्टर 2 भी पूरा हो चुका है और चैप्टर 3 तो चल ही रहा है। ठीक है, इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लो, कमेंट करके बता दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है। क्लियर है मेरे भाई? मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।